सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल पेंटोमैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीडियोस देखने के लिए। मतलब जैसे ही आपको पता चला कि इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, तो फिर उसके बाद आपने स्लॉट बुक किया अपना 29 को सर। 29 को। ओके, 29 को। ओके, यस तो फिर आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप बताइए। यस सर। सर इंटरव्यू लगभग मेरा 1 आवर 39 मिनट चला था सर। और उस दिन मैं सबसे पहला ही था। मेरा इंटरव्यू पैनल था सर ME05 और शुरुआत मेरे से ही हुई थी। मेरा जो स्लिप नंबर है वो 2 था, तो 6 पैनल थे, तो मुझे पैनल नंबर 5 मिला था और शुरुआत मेरे से ही उस पैनल में हुई थी सर। और लगभग 1 आवर 39 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, और जिसमें मैंने 4 फेवरेट सब्जेक्ट बताए थे सर। फ्लूइड में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्योंकि वो जिस हिसाब से टॉपिक वाइज लिखते हैं उसी हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते हैं। अगर सबसे ऊपर सोम लिखा तो वो सोम पूछते हैं शुरुआत से में सर। तो मेरा सोम, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर और RAC था सर। और उसके बाद जैसे कि मैंने RAC थर्मो की जगह RAC लिख दिया था, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा कहा क्यों नहीं थर्मो क्यों नहीं, तो फिर मैंने बताया, तो फिर वो बोले कोई बात नहीं तुम RAC रख सकते हो। तो वैसे तो सोम से शुरुआत होनी थी, लेकिन उन्होंने मेरी शुरुआत जो है सर फ्लूइड से की। और शुरुआत के 1-2 मिनट में बस जस्ट इंट्रो हुआ था कि कहाँ से आए हो, कहाँ पे रात को रुके, ट्रेन में कैसा सफर रहा, ये सब सर। और जैसे मतलब हिसार से हूँ, तो हिसार में उन्होंने कहा हिसार तो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा यस सर। तो बस 1-2 मिनट ऐसे डिस्कशन हुआ, 2 से 3 मिनट में सारा खत्म हो गया। और फिर वो बोले ठीक है बच्चे ब्लैक बोर्ड पे जाओ। तो इस बार बोर्ड पे हो रहा था, वैसे तो पेन पेपर पे होता है सर। तो वो इस बार कोविड चल रहा है, तो इसलिए बोर्ड पे हो रहा था सर, चौक एंड बोर्ड पे हो रहा था। तो उन्होंने 4 फेवरेट सब्जेक्ट लिख दीजिए। मैंने जैसे मैकेनिक्स में सोम, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर हीट ट्रांसफर और फिर RAC लिख दिया। लेकिन जो चेयरमैन सर थे तो ठीक से स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने कहा हाँ सर कर सकते हो। तो उन्होंने शुरुआत फ्लूइड से की। तो हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स में उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा कि एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाओ बोर्ड पे, और उसमें एक नीचे होल कर दो, और ये बताओ कि कितनी देर में वो टैंक खाली हो जाएगा, और पूरी इक्वेशन को ड्राइव करो सर। तो जैसे मैंने टैंक बनाया, तो मैंने पूछा टैंक ऊपर से खाली, मतलब ऊपर से ओपन है या नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ ऊपर से ओपन है और H हाइट तक पानी है। तो मैंने उसको शुरू किया। तो मैंने स्टार्टिंग में कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखी सर, A इंटू DH/dt इज इक्वल टू CD√2GH इंटू एरिया ऑफ ओरिफिस। तो इतना लिखते वो बोले कि इसको, इस क्वेश्चन को तुम छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और तुम ये बताओ कि तुमने ये √2GH कहाँ से लिख दिया, तुमने वेलोसिटी को √2GH कैसे लिखा। तो फिर मैंने कहा सर बर्नौली इक्वेशन की हेल्प से। तो फिर वो पूछने लगे कि बर्नौली इक्वेशन क्या है। तो मैंने बताया कि ऐसे 3 जो हेड हैं उनका समेशन है, और वो कांस्टेंट रहता है एक आइडियल फ्लूइड के लिए, अगर किसी प्रकार का एनर्जी इंटरेक्शन ना हो, मतलब ना तो कोई पावर उसको सप्लाई किया जा रहा है और ना ही कोई वर्क आउटपुट उससे लिया जा रहा है, तो एनर्जी का जो हेड है वो कांस्टेंट रहेगा। तो वो बोले ठीक है। तो वो बोले, फिर उन्होंने कहा कि ये बताइए कि फ्लूइड फ्लो क्यों होता है। तो मैंने कहा सर एनर्जी डिफरेंस के कारण। तो उन्होंने कहा कौन सा एनर्जी डिफरेंस, प्रेशर वाला या वेलोसिटी वाला या डेटम एनर्जी डिफरेंस। तो मैंने कहा सर तीनों का समेशन, तीनों का समेशन में अगर एनर्जी में डिफरेंस हो तो फ्लूइड फ्लो होता है। तो वो बोले कैसे। मैंने कहा सर हाई हेड से, मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ। तो वो बोले ठीक है सर। तो फिर वो बोले कि बच्चे जो तुम ये बना रहे हो, तो उसमें तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, उतनी ही उस साइड है उतनी ही इस साइड है, तो फिर फ्लूइड कैसे फ्लो होगा। तो मैं इसका जवाब देने लगा, उससे पहले वो बोले कि चलो एक पाइप का केस लो, तुमने बहुत सारे पाइप के केस पढ़े होंगे, और उस पाइप के केस में आइडियल फ्लूइड है, मतलब जितना एनर्जी 1 पे है उतना ही एनर्जी 2 पे है। तो फिर फ्लू, मतलब जो फ्लूइड है वो फ्लो कैसे हो रहा है, इसका क्या कारण है। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, कहीं पे भी कोई लॉस नहीं हो रहा। तो मैंने कहा सर ये जो फ्लूइड जो फ्लो होता है वो कोई प्रीवियस में एनर्जी इंटरेक्शन हुआ था, तो उसके कारण हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैंने कहा सर जैसे हम स्मूथ सरफेस पढ़ते थे ना 11th 12th में, हम पढ़ते हैं कि स्मूथ सरफेस पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने मूव करवा के छोड़ दिया तो वो कभी नहीं रुकेगा। उसको करते हैं कि किसी भी 1 और 2 पॉइंट के बीच में, तो हम देखते हैं कि कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ना ही एयर ड्रैग है, कुछ किसी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा, तो वो ऑब्जेक्ट जो है 1 पॉइंट से 2 पॉइंट मूव करेगा, और 2 से आगे हमेशा मूव करता ही रहेगा। क्यों उसने शुरुआत की, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में उस पर कोई फोर्स इंपल्स कुछ ना कुछ दिया था, एनर्जी इंटरेक्शन हुआ था, तब जाके उसकी मोशन स्टार्ट हुई, फिर वो हमेशा कंटिन्यूस रही। ठीक उसी प्रकार पाइप में भी जो हम आइडियली पढ़ते हैं उसमें हम ऐसा करते हैं कि कहीं पे प्रीवियस में एनर्जी इंटरेक्शन हुआ था, उसके कारण फ्लूइड फ्लो हो रहा है। वो बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि फिर ये बताओ ओरिफिस से पानी बाहर क्यों आया। तो मैंने कहा सर यहाँ पे जो है एनर्जी कन्वर्ट हो गई, प्रेशर एनर्जी वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई, प्रेशर एनर्जी जो है वो वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वो बोले तो तुम ये ड्राइव करके बताओ कि √2GH कैसे आया। तो मैंने वो बर्नौली लिख दी, सिंपल सी थी। तो बर्नौली से मैंने दिखा दिया कि हाँ टोटल एनर्जी का सम जो है कांस्टेंट है,
और वहां से वेलोसिटी रूट टू जी आ गई। वो बोले ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि एक्चुअली मेरी सर इंटरव्यू के दौरान थोड़ी तेज बोलने की आदत है, जैसे कि अभी भी आपको लग रहा होगा कि मैं काफी स्पीड में बोल रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा धीमा बोलो, आराम से बोलो, हमारे पास बहुत टाइम है। तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आराम से बोलिए ताकि उनको चीजें समझ में आए। और मेरी आदत है तेज बोलने की, तो मैं बहुत स्पीड में बोल रहा था। उन्होंने कहा कि थोड़ा धीरे भी बोलिए और धीमा भी बोलिए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया कि ठीक है, जो तुमने ये अभी टैंक बनाया है ना, इसमें एक कुछ इंचेस की पाइप लगा दो। जो ओरिफिस लगाई थी, ओरिफिस तुमने बनाई थी, उस ओरिफिस की जगह तुम एक कुछ इंचेस की पाइप लगा दो। और ये उस पाइप में किसी भी प्रकार का ना तो फ्रिक्शन है और वाटर ही है, लेकिन वाटर को हम आइडियल लेके चल रहे हैं, मतलब कोई भी वहां पे विस्कोसिटी नहीं है। तो अब ये बताओ तुम आउटलेट कितनी होगी, जैसे कि मैंने प्रीवियस केस में बताया था कि रूट टू जी एच होगी। तो उन्होंने कहा इस केस में बताओ वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैंने कहा सर रूट टू जी एच होगी। तो उन्होंने कहा कैसे। तो फिर वही मैंने बर्नौली लगाई और बर्नौली के हिसाब से बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि बर्नौली किस किस के बीच में लगा रहे हो। तो मैंने जो एच हाइट का जो टॉप पॉइंट है उसकी, और जो अपने हमने अभी पाइप लगाया है उसके आउटलेट के बीच में बर्नौली लगाई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इन दोनों के बीच में तो ठीक है, एक काम करो तुम नीचे आ जाओ, मतलब जो एच हाइट तक पानी भरा हुआ है उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आकर इन दोनों के बीच में बर्नौली निकाल लगा के फिर निकाल के दिखाओ। तो वो भी हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि जो तुमने ये कुछ इंचेस की पाइप बनाई है, क्या इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मैंने कहा सर हाँ कांस्टेंट रहेगी। तो वो बोले क्यों। तो मैंने कहा सर कंटिन्यूटी ये दिखा रही है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो वो बोले ठीक है, चलो तुम एक काम करो, फिर यहाँ पे एक तुम नोजल लगा दो। जो ओरिफिस मैंने लगाई थी एच हाइट तक, वही क्वेश्चन वही है, एच हाइट तक पानी भरा हुआ है। अब मैंने ओरिफिस पे पाइप हटा के नोजल लगा दी। और नोजल का हाँ इनलेट पे एरिया, मतलब इनलेट पे डायमीटर अगर डी है तो आउटलेट पे नोजल में डायमीटर d/2 होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो वेलोसिटी बढ़ती है। मैंने कहा यस सर। तो बोले जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब ओरिजिनल ओरिफिस थी, केवल ओरिफिस थी, उस टाइम तुमने बताया कि वेलोसिटी रूट टू जी थी। अब तुमने यहाँ पे नोजल लगा दिए, तो बताओ अब आउटलेट वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो मैंने टॉप पॉइंट पे और नोजल के आउटलेट पे बर्नौली का यूज किया, तो वेलोसिटी वही आई, रूट टू जी आएगी, क्योंकि वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा तुमने नोजल भी लगा दी, वेलोसिटी भी ये रहने वाली है, तो ये कैसे हो गया। तो फिर उसके बाद एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन मैंने एक दोस्त के साथ डिस्कस कर लिया था काफी पहले। तो मुझे पता था कि ही कुछ करने वाले हैं, और वहां से यहाँ से मैं निकल गया। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, क्योंकि मुझे पता था इसमें तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं जल्दी में कुछ गड़बड़ ना कर दूं। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लिया था, मेरा एक दोस्त है मंजीत लाठर और आशीष कौशिक, उसके साथ हम काफी देर तक इस क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। तो उन्होंने कहा कि बच्चे ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब नोजल लगा के और तुम वो नहीं बढ़ा पा रहे, तो वेलोसिटी नहीं बढ़ा पा रहे। तो फिर मैंने कहा सर जो नोजल के इनलेट पे यहाँ पे अब जो वेलोसिटी होगी ना, वो रूट टू जी एच नहीं होने वाली। यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो रूट टू जी एच बाई 4 होगी। मतलब वेलोसिटी बढ़ तो रही है, लेकिन वो रूट टू जी एच से बढ़ेगी, वो रूट टू जी एच से पहले कुछ कम थी और फिर बढ़ के रूट टू जी एच होगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कि इसमें ये बताओ तुम प्रेशर कैसे वेरी करेगा नोजल के अंदर। फिर मैंने नोजल के अंदर प्रेशर वेरिएशन दिखाया। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि नोजल के इनलेट पे जो प्रेशर आने वाला है ना, वो रो जीएच नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि नोजल के इनलेट पे पानी चल रहा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, जब पानी चल रहा है उस टाइम जो नोजल के इनलेट पे प्रेशर है वो रो जीएच ना आके रो जीएच से कुछ कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे पानी जो है मूव करना स्टार्ट हो चुका है, तो उसके पास कुछ काइनेटिक हेड आ चुका है, इसलिए प्रेशर जो है वहां पे रो जीएच नहीं रहेगा। मैंने जैसे ही ये वर्ड बोला तो उन्होंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा जा रहे हो। तो सर ने अप्रिशिएट किया, तो फिर थोड़ा आया कि हाँ चलो कुछ अच्छा हो रहा है। तो उसके बाद सर ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ पे नोजल को हटा दो और अब यहाँ पे एक पाइप लगाओ दोबारा। तो उस पाइप में मतलब ओरिफिस अभी भी वहीं पे ही है, और मैंने नोजल को हटा दिया है। अब क्या किया मैंने, नोजल के आउटलेट पे कुछ इंचेस लेंथ का कांस्टेंट डायमीटर का पाइप लगा दिया, मतलब उसका डायमीटर 2D था, और उसके बाद ई डायमीटर का पाइप लगा दिया, उसकी भी कुछ इंच जो है लेंथ है। यहाँ पे भी इनिशियल कंडीशन ये है, मतलब ऊपर से भी ओपन है, आइडियल फ्लूइड है, कोई भी लॉस नहीं है, और कॉन्ट्रैक्शन का भी लॉस नहीं हो रहा, मतलब जब 2D से डी में जाएंगे तो किसी प्रकार का लॉस नहीं हो रहा। तो इन दोनों पाइप में से किसमें वेलोसिटी ज्यादा रहने वाली है। तो मैंने कहा कि मैंने वही बर्नौली का ही यूज किया, तो आउटलेट पे वेलोसिटी तो वही आएगी रूट टू जी एच।
तो आउटलेट की अगर रूट 2 GH है और उसका उस जो आउटलेट वाला जो बाहर वाला डी डायमीटर का जो पाइप है उसमें वेलोसिटी पूरे में रूट 2 GH रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूटी है, एरिया चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, और है तो वो एच साइड पे, डेटम तो वैसे चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी रूट 2 GH रहेगी तो जो 2D डायमीटर था, मैं इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि इसको क्वेश्चन को समझाऊं मैं कि था क्या आखिर। थोड़ा सा मैं एक डायग्राम पे दिखाता हूँ तो ताकि समझ में आ जाए। ये डायग्राम शायद दिख जाए। टैंक, हाँ समझ में आया। ये 2D टैंक और ये D। तब उन्होंने कहा कि ये बताओ कि पहले तो आउटलेट वेलोसिटी वो सेम रहेगी रूट 2 GH, क्योंकि यहाँ पे h हाइट तक ही वाटर है। उसके बाद कहा क्या इन दोनों में से किसमें वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, तो वो इसमें रहेगी रूट 2 GH, और इस पूरे में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मैं कुछ के आंसर डायरेक्ट ही बता रहा हूँ कि जो मैंने दिए, उन्होंने मेरे से हर पॉइंट पे पूछा था कि यहाँ ऐसा क्यों है, यहाँ ऐसा क्यों है, मैं उसका भी सीधा आंसर ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे रूट 2 GH उन्होंने पूछा कि इन दोनों में से किसमें ज्यादा रहेगी, तो वो इसमें ज्यादा रहेगी। और फिर उन्होंने कहा कि इसमें कितनी होने वाली है, तो इन दोनों के बीच बर्नौली लगा के इसमें बता दो। फिर उन्होंने कहा कि दोनों सेम हाइट पे है, दोनों में एच सेम है, एच सेम है दोनों के लिए, और बोले कि सेम हाइट में है तो प्रेशर भी दोनों में सेम रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो जानबूझ के उलझाने के लिए ऐसा कह रहे थे। प्रेशर उन्होंने कहा देखो बच्चे दोनों में प्रेशर रो जीएच है क्योंकि एच हाइट पे, तो मैंने कहा सर नहीं रो जीएच नहीं होगा, क्योंकि ये तो वाटर मूव करने लग गया ना, तो जो रो जीएच था वो कन्वर्ट हो चुका है कुछ उसमें वेलोसिटी वाले में, और सेम यहाँ पे भी वेलोसिटी वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी कुछ और ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ जाएंगे तो प्रेशर वाला जो है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो बोले ठीक है बच्चे एक काम करो अब, हाँ आगे उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो तुमने ऐसे लगाया है ना, अब इसको हटा दो और तुम एक नीचे ये एज इट इज नीचे लगा दो। मतलब यही पहले तो ओके जो पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा था उसको बॉटम फेस पे लगाना है। बॉटम फेस पे लगा दिया, बिल्कुल। तो बॉटम फेस पे लगाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा ये बॉटम में लगा दिया, ये वाला बॉटम में लगा दिया। अब उन्होंने कहा मुझे ये बताओ आउटलेट वेलोसिटी क्या होगी। अब उन्होंने कहा कि उसके लिए उन्होंने थोड़ा चेंज किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे वाटर जो है वो h/2 हाइट तक है, मतलब टैंक में h/2 हाइट तक, इस 2D की लेंथ h/4 है और इसकी लेंथ भी h/4 है, मतलब टोटल लेंथ हो गई h। अब बताओ कि आउटलेट वेलोसिटी क्या होगी, तो आउटलेट वेलोसिटी अब भी रूट 2 GH ही आने वाली है। तो वो बोले ठीक है बच्चे, यहाँ पे आउटलेट वेलोसिटी रूट 2 GH है, तुम एक काम करो इसी D वाले में ही थोड़ा सा ऊपर चले जाओ और बताओ वहां पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, कम रहेगी, ज्यादा रहेगी या उतनी रहेगी। तो मैंने कहा सर, यहाँ पे थोड़ा सोचा मैंने आराम से, मैंने कहा सर सेम ही रहेगी। तो बोले सेम कैसे रहेगी, तुम यहां से नीचे आ रहे हो, मतलब क्या है, तुमने अभी मुझे एक बात कही थी, सर कह रहे थे कि तुमने कहा था कि जो हेड है, जो डेटम हेड है वो कन्वर्ट हो जाता है वेलोसिटी में या प्रेशर में। यहाँ पे डेटम हेड जो है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब वेलोसिटी तो बढ़ेगी, मतलब क्रॉस सेक्शन उतना ही है। मैं नीचे वाले पाइप की बात कर रहा हूँ, डी ही क्रॉस सेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद सर ने कहा कि वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एच जो है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा सर ने उलझाने के लिए कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो सर ने कहा कि वेलोसिटी बढ़ी, तो मैं सोचने लग गया। उन्होंने कहा कि देखो बच्चे हेड तुम एच नीचे भी आ रहे हो और उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। तो मैं थोड़ा सोच, तो उसके बाद उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें एक और हिंट देता हूँ। उन्होंने कहा तुम जो हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं वो 10 माले की बिल्डिंग है, अगर तुम उसके टॉप पे पहुंच जाओ और टॉप पे एक बॉल को छोड़ दो, फ्रीली छोड़ दो, जब बॉल नीचे आएगी तो क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो मैंने कहा सर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, मैंने कहा जो डेटम है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोले बच्चे जब तुम यहां से यहां आओगे तो डेटम वेलोसिटी में कन्वर्ट क्यों नहीं होगा। तो इतना कहते फिर मैं चुप हो गया, मुझे लगा कि हाँ यार बात तो सही है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी क्या कह रही है, कॉन्टिन्यूटी ये कह रही है कि अगर अगर डायमीटर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती, कॉन्टिन्यूटी ये कह रही है। और बर्नौली कह रही है कि अगर तुम हेड में नीचे आ रहे हो तो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो सर बोले बच्चे या तो बर्नौली गलत है और या कॉन्टिन्यूटी गलत है, अब तुम बताओ इनमें से कौन सी गलत है। तो मैंने कहा सर गलत तो कुछ भी नहीं होता, ना तो बर्नौली गलत है ना ही कॉन्टिन्यूटी गलत है, मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो बोले सोचो, एक दिमाग में हिंट आया कि सर जो बॉल वाला केस है, बॉल वाले केस में टॉप पॉइंट पे और बॉटम पॉइंट पे जो प्रेशर है वो सेम है, वो पीएटीएम ही है। टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट पे प्रेशर जो है वो पीएटीएम ही है। तो वहां पे जो हमने बताया था 3 टाइप की एनर्जी होती है, प्रेशर, वेलोसिटी और डेटम। वहां पे डेटम वाली जो एनर्जी है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रही है, प्रेशर उतना का उतना ही है। इस वाले केस में जो
डेटम वाली एनर्जी है वो प्रेशर में कन्वर्ट हो रही है, ना कि वेलोसिटी में। वहां पे प्रेशर सेम रहेगा और डेटम वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा, वेलोसिटी सेम रहेगी, और जो डेटम है वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, ये इसमें हिंट था। और इस क्वेश्चन के बाद सभी ने मुझे एक साथ कहा कि बच्चे बहुत ही बढ़िया, तो वहां पे फिर से कॉन्फिडेंस आया थोड़ा, कि लगा कि हाँ अब भी ठीक ही जा रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगा कि अब यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स शायद खत्म हो जाए, मुझे मन ही मन में ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। फ्लूइड में अभी बहुत सारे सवाल और आने वाले थे, क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं कि जब आप एक टॉपिक में बिल्कुल एंड हो जाता है ना, 20 से 25 मिनट एक सब्जेक्ट चलता है जनरली, और जब आप ये वो देख लेते हैं कि बच्चा फंस गया, तो उसके बाद ही वो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं, उनका ये रहता है जनरली, ये रहता है। लेकिन अब मैं यहाँ से भी बच निकला, यहाँ भी नहीं फंसा, तो वो अगले फिर से एक नया क्वेश्चन लाए कि शायद कुछ हो जाए, कहीं फंस जाए। तो उन्होंने कहा कि एक केस दिया, और वही h हाइट तक उसमें पानी भरा है, और नीचे मतलब h/2 हाइट तक उसमें पानी भरा हुआ है। मैं दिखाता हूं इस पे, यही वाला है, h/2 हाइट तक पानी भरा हुआ है, और नीचे एक ही पाइप है, एक ही पाइप है d डायमीटर की और h/2 लेंथ की। मतलब टोटल पानी कितना हो गया, h/2 और h/2। मैं वहां पे हिंदी में ही बोल रहा था, बिल्कुल हिंदी चल रही थी, कोई भी इंग्लिश नहीं चल रही थी। जैसे मैंने स्टार्ट हुआ इंटरव्यू, मैंने कहा सर मैं हिंदी में बात कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा आप कहाँ से हो, हरियाणा से हो ना, तो आप हरियाणवी में बोल लो, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि आपकी वो स्पीकिंग कैसी है, हमें इस बात से मतलब है कि आपको टेक्निकल में कुछ आता है या नहीं। तो इसलिए मैं उन सभी से, मतलब जनरली मुझे इंग्लिश में दिक्कत रहती है, क्योंकि जब मैं इंग्लिश में बोलने लगता हूँ तो कॉन्सेप्ट उठ जाते हैं, और जब कॉन्सेप्ट उठाता हूँ तो इंग्लिश उठ जाती है, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल पाती मेरे से। तो सर ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम जैसा भी बोल सकते हो, हिंदी में बोलो, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, उससे नहीं। तो h/2 तक इसमें नीचे वाले में मतलब h/2 लेंथ नीचे वाले इसकी पाइप की है, और h/2 तक यहाँ पानी भरा हुआ है, मतलब टोटल लेंथ हो गई h। तो अब उन्होंने कहा कि वेलोसिटी बताओ, तो वो तो पहले बता चुका था मैं, √2gh। तो सर बोले एक काम करते हैं बच्चे, अब ऊपर वाले में मैं एक प्लास्टिक की बॉल छोड़ देता हूँ, प्लास्टिक की बॉल जिसका कुछ मास है, मासलेस नहीं है, जिसका कुछ मास है। अब तुम्हें ये बताना है कि पानी की जो वो है वो बढ़ेगी या नहीं, वेलोसिटी बढ़ेगी या नहीं, आउटलेट पे वेलोसिटी बढ़ेगी या नहीं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आप प्लास्टिक बॉल डालोगे ना, तो प्लास्टिक बॉल का जो है कुछ वॉल्यूम रिप्लेस करेगी, और जितना, हाँ, जितना वॉल्यूम वो रिप्लेस करेगी उस हिसाब से कुछ ना कुछ हाइट ये बढ़ ही जाएगी पानी की। और जैसे ही पानी की हाइट h से बढ़ के कुछ h डैश होगी, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी v से बढ़ के कुछ v डैश हो जाएगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज ही होगी यहाँ पे भी। जब ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था, मैंने ये बता दिया। वो बोले ठीक है, तो अब तुम एक काम करो, 2 टैंक और बनाओ। उन्होंने 2 टैंक मुझसे और बनवाए, और उसमें उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। 2 टैंक है सेम डायमेंशन के, h हाइट तक है, दोनों h हाइट के हैं। पहले वाले टैंक में h/2 तक तो ऊपर वाटर है, नीचे मरकरी है, पहले वाले में h/2 तक वाटर, h/2 तक नीचे मरकरी। और दूसरे वाले में उल्टा है, मतलब ऊपर मरकरी है, नीचे वाटर है। अब सेकंड वाले में हमें साफ साफ हमें पता है कि मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, 13.6 समथिंग होती है, टाइम्स 13.6 टाइम होती है। तो ऐसा नहीं होने वाला कि मरकरी नीचे आ जाएगा, वैसे तो मरकरी नीचे आएगा एक्चुअल में, लेकिन उन्होंने आइडियल केस दे दिया। उन्होंने कहा हमने ऐसी कोई मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा दी है कि ऊपर ही रहेगा पानी, वो सॉरी मरकरी ऊपर रहेगा। दोबारा क्वेश्चन समझ में आ गया, एक में पानी ऊपर मरकरी नीचे, दूसरे में मरकरी ऊपर पानी नीचे, और दोनों की हाइट सेम है, h/2 और इसमें भी h/2 टोटल हाइट h है। तो उन्होंने कहा बिना कैलकुलेशन के ये बताओ कौन से में पानी पहले, मतलब कौन सा पहले टैंक खाली होगा। क्वेश्चन शायद समझ में आ चुका है, टैंक को खाली कौन से में पहले टैंक खाली होगा, तुम सीधा बताओ बिना कैलकुलेशन के। तो मैंने थोड़ा सोचा, तो इसमें सर इसका आंसर बताऊं मैं या बोलो, आपने मतलब जो आंसर दिया था वही बताओ। हाँ, आंसर दिया तो मैं, उन्होंने कहा अच्छे से एक्सप्लेन करो बिना कैलकुलेशन के। तो मैंने कहा सर हम देखते हैं, हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट का मतलब है कि जब एक में तो पूरा पानी खत्म हो चुका है, एक में पूरी मरकरी खत्म हो चुकी है। अगर सेकंड वाले केस को देखें तो अब एक में तो केवल h/2 तक पानी बचा है, और एक में केवल h/2 तक मरकरी बची है। अब ये दोनों खाली होने में बराबर टाइम लेंगे, दोनों बराबर टाइम में खाली हो जाएंगे, जिनका सेकंड पार्ट, ओनली सेकंड पार्ट दोनों में बराबर टाइम लेगा और खाली हो जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट का मतलब जब इसमें ऊपर मरकरी बचा है, इसमें ऊपर मरकरी है, नीचे पानी है, इसमें ऊपर पानी है, नीचे मरकरी है, तो जिसमें नीचे पानी है ना वो पहले खाली होगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर प्रेशर है ना वो मरकरी का लग रहा है,
और नीचे में जो इस वाले में यहाँ पे मरकरी है, नीचे ऊपर पानी है, तो यहाँ पे प्रेशर पानी का लग रहा है। तो इसलिए जो मरकरी वाला है ना, वो पहले, जिसमें मरकरी ऊपर है वो पहले खाली हो जाएगा, जिसका फर्स्ट पार्ट का मतलब केवल पानी पानी। तो इसमें पानी पहले निकल आएगा एज कंपेयर टू मरकरी वाला केस, क्योंकि ऊपर वाटर है यहाँ पे। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छे, अब तुम एक क्वेश्चन, एक टैंक और बनाओ। इतने टैंक बनवा लिया, मतलब जनरली इतने नहीं बनवाते वो टैंक बनवाए ही जा रहे हैं। तो मुझे लगा अब शायद खत्म हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा एक टैंक और बनाओ बच्चे। तो एक और बनाया मैंने। ये ठीक क्वेश्चन था, मतलब ठीक क्या, वैसे तो नॉर्मल ही है, कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला है। उन्होंने कहा कि एक क्लोज टैंक बनाओ जिसमें एयर अंदर नहीं जा सकती किसी भी कंडीशन में, एयर गैस कुछ भी अंदर नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। क्लोज टैंक बनाओ और 15 मीटर का। तो जैसे उन्होंने 15 मीटर कहा, जनरली वो अब तक h/2 चल रहे थे, उन्होंने 15 मीटर कहा। तो 15 मीटर कहते कुछ तो दिमाग में आया कि शायद कुछ और रहेगा इस क्वेश्चन में। 15 मीटर मेरे दिमाग में आया। उन्होंने कहा कि क्लोज टैंक है, अंदर एयर किसी भी हाल में नहीं जा सकती, और 15 मीटर का तुम एक टैंक बना दो। तो वही बस, कुछ खास नहीं था, सिलेंड्रिकल टैंक तो 15 मीटर का बन गया। अब उन्होंने कहा कि नीचे एक होल कर दो तुम, बॉटम में, मतलब बॉटम में और साइड में, बॉटम और साइड में होल कर दो, और 15 मीटर तक तुमने इसमें पानी भर दिया है। अब तुम ये बताओ कि ये कितनी देर में खाली हो जाएगा, इसमें तुम टाइम निकालो। तो हम ऐसा क्वेश्चन हमने कहीं नहीं, मतलब मैंने तो एटलीस्ट कहीं नहीं किया है कि क्लोज वाले को खाली करवा रहे हैं। अब क्लोज वाले में दिक्कत ये है कि प्रेशर अंदर चेंज होता रहेगा हर टाइम। जब ओपन होता है तब तो हम पीएटीएम और सीधा बर्नौली लगा देते हैं, लेकिन यहाँ बर्नौली लगाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। एक्चुअली इस ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें उनको टाइम से मतलब ही नहीं था। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो 15 मीटर इसमें इसलिए दिया है उन्होंने क्योंकि ये पूरा कभी भी खाली नहीं होगा। हमें इसमें टाइम पूछा था, ये कभी पूरा खाली होने ही वाला नहीं है, कभी खाली नहीं होगा ये 1-2 मिनट सोचने के बाद मैंने जवाब दिया कि सर ये खाली नहीं होगा। तो उन्होंने कहा क्यों खाली नहीं होगा बच्चे, ये बताओ। मैंने कहा सर आपने कहा कि अंदर एयर लीक नहीं कर सकती, तो बाहर जो ओरिफिस जो बनाई है, यहाँ पे जो बाहर प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, वाटर के हेड के टर्म में 10.3 मीटर, 10.3 मीटर होता है। तो मैंने कहा सर 10.3 मीटर लग रहा है, और अंदर कितना है, अंदर है 15 मीटर। तो कुछ पानी तो बाहर आएगा, कितना कि अंदर भी 10.3 हो जाए, इतना बाहर आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अब ये बताओ कि तुम ये कह रहे हो कि पूरा खाली नहीं होगा। मैंने कहा नहीं सर नहीं होगा। तो उन्होंने कहा 10.3 रहेगा। तो मैंने कहा हाँ। तो ऐसी कोई डिवाइस होती है, नाम सुना है? मैंने कहा सर बैरोमीटर। तो बोले ठीक है। तो फिर वो बोले कि 10.3 मीटर तक रहेगा। तो क्या 10.3 मीटर ही रहेगा, ऊपर प्योर वैक्यूम रहेगा? सर प्योर नहीं, वहां पे वेपर होंगे। बोले वो कहां से आ गए, हमने तो कहा था कुछ लीक ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा सर उस गिवन टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग, मान लेते कि 30 डिग्री सेल्सियस है, जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा ना, तो यहाँ पे जो अब ऊपर जो वैक्यूम अवेलेबल है, तो वाटर के जो सरफेस है वहां से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ऊपर जो वैक्यूम आया ना, 15 से घट के 10.3 मीटर आया, उस खाली जगह पे वेपर बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि हमें पता है इवेपोरेशन होता है वाटर का गिवन किसी भी गिवन टेम्परेचर पे इतना इवेपोरेशन होगा कि उतना वेपर प्रेशर बन जाए। तो उन्होंने कहा कि कितना होता है, तुम अंदाजे से बता दो, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। मैंने कहा सर लगभग 3 केपीए के आसपास होता है 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा सर पे वेपर बनेगा, और उसी 3 केपीए के कोरस्पॉन्डिंग जो 10.3 मीटर है वो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, 10.3 से घट के 10.2 10.25 समथिंग हो जाएगा, लेकिन 10.3 से थोड़ा और आ जाएगा। तो फिर उन्होंने इवेपोरेशन, जैसे मैंने इवेपोरेशन वर्ड बोला, तो आपको पता है कि बीआरसी में यही होता है, तुम जो भी वर्ड बोलते हो वो उसका मतलब पूछते हैं और उसी में ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन खत्म हुआ, उन्होंने इवेपोरेशन पे पूछना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा तुमने बॉइलिंग क्यों नहीं कहा ये? तो फिर वही बात, अब बॉइलिंग हमें पता है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन चलने लगे। तो उसके बाद कैविटेशन आया, उन्होंने फिर कैविटेशन से क्वेश्चन पूछे। तो इस पे लगभग 6-7 मिनट इस पे उन्होंने इस क्वेश्चन को दिए। तो ये खत्म हुआ। लेकिन अभी भी हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म नहीं हुई है, अभी भी चल रही है इसके बावजूद भी, और देर हो चुकी थी चलते हुए, क्योंकि वही बात, वो जब तक आप फंसोगे नहीं वो क्वेश्चन पूछते जाएंगे। और लगभग 30-35-40 मिनट हो चुके थे, ऐसा अंदाजा लग रहा था मुझे। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, मेरे हिसाब से मेरा 50 मिनट जो है ओनली फ्लूइड मैकेनिक्स चला है आधे टाइम। जब तक मतलब बच्चों का पूरा इंटरव्यू हो जाता है 50 मिनट में, मेरा 50 मिनट ओनली फ्लूइड मैकेनिक्स चला है, ऐसा मुझे लगभग अंदाजा लगा रहा हूँ मैं। इसके बाद उन्होंने जैसे इवेपोरेशन, बॉइलिंग, कैविटेशन खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने लेमिनार फ्लो पढ़ा है? मैंने कहा यस सर। पाइप के अंदर लेमिनार फ्लो पढ़ा है? मैंने कहा यस सर। तो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होती है? तो पाइप में जो है हमने पढ़ा है कि पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल होती है। तो उन्होंने कहा कि तुम ड्रॉ करो। तो वो ठीक है, पैराबोलिक ड्रॉ कर दी। तो सेंटर पे मैक्सिमम और साइड में 0 0, और फिर वो पैराबोला बना दिया। तो उसके बाद वो बोले कि
ये प्रोफाइल आया कहाँ से है? तो ये एक्चुअली क्या है, मैंने जो एनपीटीएल पे जो एसके सोम सर नाम से प्रोफेसर है आईआईटी खड़गपुर से, तो मैंने, हाँ वो बहुत ही मेरे हिसाब से वो वर्ल्ड की बेस्ट फैकल्टी है फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उन्होंने जो है ऐसे क्वेश्चन ये सारा सोल्व करवा रखा है, मतलब ये एक्चुअली नेवियर स्टोक से आता है। तो मैंने कहा सर ये नेवियर स्टोक का सॉल्यूशन है। तो अब वो जनरली मैंने कभी किसी से नेवियर स्टोक पूछते हुए नहीं सुना, मतलब जैसे जिन्हें मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुने पढ़े हैं देखे हैं, इस बार पूछा तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले तो किसी से नेवियर स्टोक नहीं सुना। तो और वो पूछते भी नहीं है नेवी स्टॉक, वो उन्होंने मेरे से इसलिए पूछा क्योंकि मैंने पिछलों के जवाब दे दिए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ तक आए नेवी स्टॉक, वरना वो नहीं पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि नेवी स्टॉक का जैसे मैंने नाम लिया तो उन्होंने पूछा ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से फोर्सेज होते हैं, तो मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया। तो बोले तुम इस सॉल्यूशन पे कैसे पहुंच गए कि पैराबोला आया, ये बताओ। तो मैंने कहा सर नेवी स्टॉक तो है ही है, नेवी स्टॉक की जो कंडीशन होती है वो सब तो है, इसके अलावा हम कुछ अजम्पशन भी है इसमें। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा सर एक तो पाइप फ्लो लेके चल रहे हैं, नेवी स्टॉक का एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं हम यहाँ पे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन आने के बाद ही जो हम वेलोसिटी प्रोफाइल पढ़ते हैं जिसमें पैराबोला बनता है, जो आर स्क्वायर माइनस आर मतलब 1/4 म्यू करली पी बाई करली एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी, वो आता है नेवियर स्टोक के सॉल्यूशन से। और उस सॉल्यूशन में क्या क्या अजम्पशन होती है, हम एक तो वन डायमेंशनल फ्लो लेके चलते हैं, मतलब ये है कि जो वेलोसिटी के कंपोनेंट तीन होते हैं यू वी डब्ल्यू, तो वी और डब्ल्यू दोनों जीरो हैं, ये भी लेके चलते हैं। मैं सर वो पूरी इक्वेशन बताऊं, वैसे नेट पे अवेलेबल है, अगर चाहो तो आप देख सकते हो। और मैं कहूंगा कि एसके सोम सर के अगर लेक्चर आप देखो तो वहां पे ये बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो वो ओरिजिनल नेवियर स्टोक इक्वेशन मैंने लिखी, उसमें जितने अजम्पशन है वो लिखी और उसको सोल्व किया। उसको जब आप सोल्व करते हो ये पैराबोलिक इक्वेशन आ जाती है किसके टर्म्स में? वेलोसिटी के टर्म्स में, वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन पैराबोलिक आ जाता है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया, तो यहाँ ठीक था। तो उसके बाद जो ये सारे क्वेश्चन मेरे लगभग उन्होंने ही पूछे थे, जो चेयरमैन सर थे, क्योंकि चेयरमैन सर ने स्टार्ट किया, उन्होंने मेरे से फ्लूइड मैकेनिक्स पूछा। तो चेयरमैन सर बोले ठीक है बच्चे हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस पे चलते हैं, इस पे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। लेकिन तभी एक सर और थे थर्मोडायनेमिक्स में, मेरे से उन्होंने कहा कि तुमने थर्मोफेरोइड क्यों नहीं बोला, उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन मेरा भी है तुमसे फ्लूइड में। तो मैंने कहा सर आप भी पूछ लो। तो ये बहुत ज्यादा हो चुके थे, उसके बाद में उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि ये बताओ कि फ्लो मेजरिंग डिवाइस तुमने पढ़े हैं? तो मैंने 3-4 नाम लिया। तो उन्होंने कहा एक पाइप में फ्लो हो रहा है, तो उस पाइप का फ्लो तुम कैसे नाप सकते हो? तो मैंने वेंचुरोमीटर का नाम लिया। उन्होंने कहा वेंचुरोमीटर भी हमारे पास नहीं है, और ना ही हमारे पास रोटामीटर है, और ना ही हमारे पास फ्लो नोजल है। तो मैंने कहा सर पीटर ट्यूब की हेल्प से नाप सकते हैं। तो अब एक बात ध्यान रखनी है, मैंने एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मैं बाद में आने के बाद मुझे लगा कि मैंने आंसर गलत दिया है, और मुझे अभी भी लग रहा है कि वो आंसर मेरा गलत था। उन्होंने कहा कि तो मैंने कहा कि सर पीटर ट्यूब की हेल्प से नाप सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पीटर ट्यूब कहाँ पे लगाओगे? तो एक्चुअली क्या, पीटर ट्यूब को हम कंटिन्यूअसली वेरी करेंगे, तब जाके वो क्योंकि जब हम पीटर ट्यूब को बिल्कुल ऊपर रहेंगे, पीटर ट्यूब क्या होती है, मतलब एक वही तो है कि हमने एक ट्यूब को अंदर डाल दिया और जो फ्लो आ रहा है उसके सामने जो है हमारी पीटर ट्यूब, मतलब पीटर ट्यूब का जो इनलेट है वो उसके सामने है। तो एक्चुअली अब जो ये हेड नापती है ना, वो दो हेड होते हैं, कौन कौन से? एक तो प्रेशर और एक वेलोसिटी, ये दोनों का समेशन नापती है। तो मैंने कहा सर वेलोसिटी जो ये आपका ये पीटर ट्यूब है ये आपका टोटल हेड बताएगी, तो हम यहाँ से वेलोसिटी तो नहीं नाप सकते। तो उन्होंने कहा वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? तो मैंने कहा सर जो ये आपका जो ये पाइप है यहाँ पे होल करके एक सीधा वोल टैप लगा देंगे, और उसमें जितनी भी हाइट आएगी वो स्टैटिक प्रेशर होगा, स्टैटिक प्रेशर वहां से आता। और जो पीटर ट्यूब ने जो दिया है वो स्टैटिक प्लस डायनेमिक का हेड टोटल दिया है, स्टैटिक प्लस डायनेमिक टोटल दिया है, तो सर स्टैटिक में से वो घटा देंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम श्योर हो कि पीटर ट्यूब से काम नहीं चल पाएगा? तो मैंने 1-2 मिनट सोचा, मैंने कहा सर मैं श्योर हूं। तो वो बोले ठीक है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उस वोल्ट टैप के बिना भी काम चल सकता है। ये मैंने बाहर आने के बाद सोचा। वो कैसे? हमने पीटर ट्यूब लगाई है ना फ्लो के सामने, जब फ्लो के बिल्कुल सामने पीटर ट्यूब का इनलेट रहेगा तब वो टोटल हेड नापेगा। लेकिन अगर उसी पीटर ट्यूब को तुम पाइप के अंदर ही रोटेट कर दो, रोटेट कर दो का मतलब ये है कि जो उसको फेस कर रही थी अब बिल्कुल 180 पे कर दें हमने, 180 पे कर देंगे तो वो केवल स्टैटिक ही नापेगी, तो बिना वोल्ट टैप भी काम चल सकता है, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। आप लोग जो आपको मतलब दिखे वो सोच लेना, लेकिन मुझे लग रहा है कि केवल उस एक ट्यूब से भी काम चल सकता है, हमें वोल्ट टैप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही हम उसको 180 पे घुमा देंगे तो डायनेमिक वाला हेड तो वो मेजर करेगी नहीं, स्टैटिक ही बताएगी, तो काम चल सकता है। लेकिन इंटरव्यू में मैंने कहा सर मुझे वोल्ट टैप की भी जरूरत होगी, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लग क्या रहा है, वैसे दिख ही रहा है कि बिना वोल्ट टैप भी काम चल जाएगा।
नहीं ठीक है, फिर भी सॉल्यूशन जो आपने बताया वो भी सही था, वो भी उसमें गलत कुछ नहीं है, वो भी करेक्ट है, वो भी हाँ करेक्ट है। बस ये है यस थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बोल दिया था आपने, बस मतलब बिना उसके हाँ भी काम हो सकता था बस। बिल्कुल ऐसा मुझे बाहर आने के बाद में जब मैंने सोचा कि हाँ बिना उसके भी फॉर्म हो सकता है, तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो गया था और मतलब काफी देर हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने मेरे से फ्लूइड का शायद कुछ नहीं पूछा, जहां तक नहीं नहीं एक चीज आखिर में पूछा था फ्लूइड का, एक क्वेश्चन और भी छोटा सा पूछा था, कुछ खास नहीं था। उन्होंने टर्बुलेंट का वेलोसिटी प्रोफाइल पूछा था, वो मतलब नॉर्मली है, 1 मिनट 1 सेकंड में हो गया था मतलब। उसके बाद हीट ट्रांसफर पे आते हैं, उन्होंने कहा चलो बच्चे हीट ट्रांसफर पे चलते हैं। तो हीट ट्रांसफर पे हमने उन्होंने मुझे कहा कि एक पेज पे उन्होंने मुझे वो दो बना के दे दिए, दो पाइप सी बना के दे दी। एक्चुअली उनमें से एक तो थी वायर, वायर के ऊपर इंसुलेशन कर रखा था, और एक था स्टीम पाइप, और स्टीम पाइप के ऊपर इंसुलेशन कर रखा था। पहले तो उन्होंने कहा कि बताओ दोनों केस में इंसुलेशन होता है या नहीं होता है। मैंने कहा सर दोनों में होता है। एक में क्या होता है, एक में हम चाहते हैं कि हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो वायर के केस में, और पाइप के केस में हम क्या चाहते हैं कि हीट ट्रांसफर मिनिमम हो। मैंने ये एक्सप्लेन किया। जैसे मैंने कहा मैक्सिमम हो, तो फिर वो क्रिटिकल रेडियस, क्रिटिकल थिकनेस, और वो जो अपना हीट वर्सेस आर का ग्राफ होता है उस पर चले गए। पूछा कि क्यों मैक्सिमम आता है, तो फिर कहा कि रेजिस्टेंस मिनिमम क्यों हो रही है, तुम थिकनेस बढ़ा रहे हो तो भी रेजिस्टेंस मिनिमम हो रही है, क्योंकि कन्वेक्शन वाला रेजिस्टेंस है वो घट, मतलब कन्वेक्शन रेजिस्टेंस घट रही है और कंडक्शन वाली बढ़ रही है। ये सब सारा पूछा उन्होंने, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये चलता रहा। तो कहा तो तुमने, सर ने कहा कि तुमने ये तो डिसाइड कर दिया कि वायर के केस में कितना थिकनेस तुम इंसुलेशन का रखोगे, अब तुम ये बताओ कि पाइप के केस में तुम कितना इंसुलेशन का थिकनेस, इंसुलेशन का कितना थिकनेस रखोगे। अब हमें पता है कि पाइप में अगर स्टीम फ्लो हो रही है तो वहां पे जो हीट ट्रांसफर है वो मिनिमाइज करना है, जितना कम होगा उतना सही है। लेकिन मिनिमाइज करना तो का मतलब ये तो नहीं कि हम इंसुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट तो होगी इंसुलेशन की, ऐसा तो है नहीं। अब वहां पे मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। और एक्चुअली बुक्स में भी ये नहीं दिया होता। बुक्स में हम जो ग्राफ पढ़ते हैं ना, वो हम मैक्सिमा के लिए पढ़ते हैं कि हीट ट्रांसफर मैक्सिमम कब होगा, लेकिन मिनिमा का हम, हाँ मिनिमा का हम नहीं पढ़ते। वो एक्चुअली हम जो हीट वो पढ़ते हैं, हम ये ग्राफ पढ़ते हैं कुछ ऐसा। यस शायद करेक्ट करेक्ट। दिख रहा होगा ये वाला। नहीं ठीक है, आपने आपने जो चीज बोली है ना उसको समझ में आ रहा है और दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ आर हाँ। इज इक्वल टू आर सी पे क्यू, ये क्यू है यहाँ पे, हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो गया। लेकिन करेक्ट। ये वाला वायर के लिए तो सही है, पाइप के लिए, पाइप के केस में क्या करेंगे, क्योंकि वहां पे तो मिनिमम करना है। अब मिनिमम तो यहाँ पे भी कम है और इससे आगे भी मिनिमम का तो कोई दिख ही नहीं रहा ना, मिनिमम यहाँ नहीं होता। लेकिन अगर ये किसी बुक में अवेलेबल नहीं है, मैंने सेंजल भी पढ़ी, सेंजल में भी नहीं है, नॉर्मल में भी नहीं है। लेकिन अगर आप वहां पे जो एनपीटीएल पे एस के सोम सर के जो हीट ट्रांसफर के लेक्चर है ना, वो अगर सुनते हो तो वहां पे एक पॉइंट बोला था, उस पॉइंट का नाम मुझे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन मैंने सर को कहा कि जैसे ये वाला पॉइंट है ना, इससे आगे हो रहा है। मैंने कहा सर मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक ध्यान है कि यहाँ पे एक पॉइंट आता है जो हम कहीं नहीं पढ़ते, कहीं भी हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ते। वो वहीं पे ही मैंने सुना, एक ही जगह सुना है, वो भी एक बार सुना, उसके बाद मैं भूल गया, लेकिन दिमाग में था कि हाँ कुछ था यहाँ पे। तो मैंने कहा सर यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, वो उस पॉइंट पे जो है ये ट्रांसफर आपका मिनिमम हो जाएगा, उस हिसाब से थिकनेस को डिसाइड करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ ना कि बुक में नहीं अवेलेबल, आप बुक में देखोगे नहीं है, क्लास में कोचिंग में कहीं नहीं बताया गया, मैंने वहां पे सुना। अगर वो ना देखो, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। यस सर बिल्कुल, ये हमने मतलब कहीं पे भी नहीं हम पढ़ते। यहाँ पे फिर एक पॉइंट आता है जहां पे मिनिमम हो जाता है, तो वो कैसे होता क्यों होता उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना ही मुझे आता था। उन्होंने इतने में काम चला दिया, क्योंकि जनरली ये चीजें हमें नहीं पता होती। उन्होंने कहा चलो ठीक है बच्चे बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। उसके बाद अगला उन्होंने पूछा कि तुम एक सॉलिड वायर बनाओ, मतलब हाँ सॉलिड वायर बनाओ जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो तुम बताओ टेम्परेचर प्रोफाइल बना दो। तो पैराबोलिक होता है, हमें पता है पैराबोलिक प्रोफाइल होता है। उसके बाद उन्होंने कहा इस पे इंसुलेशन कर दो, अब तुम प्रोफाइल बनाओ, मतलब इंसुलेशन के अंदर कैसा प्रोफाइल होगा। अब इंसुलेशन के अंदर लोगरिथमिक प्रोफाइल होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि कन्वेक्शन भी हो रहा है, तो कन्वेक्शन में प्रोफाइल बनाओ, तो कन्वेक्शन का प्रोफाइल बना दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कन्वेक्शन में अगर कहीं कहीं पे भी टेम्परेचर पता करना हो हमें कन्वेक्शन वाले पार्ट में, जैसे कि सभी को आता ही है कि कन्वेक्शन में कैसा प्रोफाइल होता है, मैं बना नहीं रहा। कन्वेक्शन वाले में किसी भी पॉइंट पे अगर टेम्परेचर पता करना है तो वो कैसे पता करेंगे। तो मैंने कहा सर फ्री का केस है, तो उन्होंने कहा हाँ फ्री कन्वेक्शन का केस है। तो फ्री कन्वेक्शन के केस में मैंने कुछ बाउंड्री कंडीशन ले ली कि हमें पता है बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक मतलब जितनी भी 2-3 बाउंड्री कंडीशन होती है। और मैंने एक नॉर्मल जो है टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया कि जैसे थीटा बाई थीटा नोट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू वाई बाई डेल टी प्लस सी इंटू वाई बाई डेल टी स्क्वेयर।
नॉर्मल लिख दिया। और उसके बाद क्या, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन, मैंने कहा सर बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे, उन्होंने लगवाई नहीं, उन्होंने कहा चल ठीक है बच्चे इससे हो जाएगा। तो अब कहा उन्होंने कि जो ये तुमने सॉलिड वायर बनाई है, अब इस सॉलिड वायर में तुम बिल्कुल सेंटर पे एक होल, सेंटर पे मतलब पूरी वायर में होल कर दो, पूरी डेप्थ में, लेंथ के मतलब लेंथ वाइज पूरा होल कर दिया तुमने, एक मतलब एनुलस बना दिया हमने, नहीं एनुलस तो नहीं कहेंगे उसको, होलो वायर, होलो वायर सही रहेगा, हमने होलो वायर बना दी। अब तुम इस होलो वायर के अंदर जो है होलो वाला पार्ट है, वहां पे कुछ भी नहीं है, प्योर वैक्यूम है। तो अब तुम जो टेम्परेचर प्रोफाइल तुमने पिछले केस में बनाया था, ये पूरा टेम्परेचर प्रोफाइल बनाओ। अब बाहर वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आती, बाहर वाला कन्वेक्शन दिखा दिया, और जो आपका इंसुलेशन था वहां पे हमने लोगरिथमिक दिखा दिया, अंदर वाले में पैराबोलिक दिखा दिया। लेकिन जो बीच वाला जो होलो है, उन्होंने कहा यहाँ पे टेम्परेचर प्रोफाइल तुम कैसे डिसाइड करोगे। तो अब वैक्यूम है, तो वैक्यूम में एक ही टाइप का हीट ट्रांसफर हो सकता है, वो है रेडिएशन, केवल रेडिएशन। तो अब रेडिएशन का टेम्परेचर प्रोफाइल मैंने एक्चुअली पिछले 6 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे रेडिएशन का टेम्परेचर प्रोफाइल कहीं नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला, मुझे आता ही नहीं। मैंने दो बुक्स, दुनिया भर की बुक्स में देख लिया, लेकिन बस हर जगह ये होता है कि नॉन लीनियर है, सो वी कैन नॉट ड्रा दिस ग्राफ एंड वेरी डिफिकल्ट, ऐसा कुछ लिखा होता है, लेकिन कहीं पे भी प्रोफाइल मुझे तो मिला नहीं। और एनपीटीईएल के लेक्चर पे भी मैं पकड़ नहीं पाया, अगर उन्होंने मतलब जहां तक मैंने देखा मुझे कहीं नहीं मिला ये। तो मैंने कहा सर नॉन लीनियर बीच में प्रोफाइल आएगी, लेकिन मुझे ड्रॉ नहीं करनी आती, मुझे नहीं पता सर रेडिएशन का कैसे होता है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं ठीक है। उसके बाद यहाँ उन्होंने एयर कहा कि एयर है, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, हाँ यहाँ पे एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तब टेम्परेचर प्रोफाइल बनाओ। तो ये मैंने टूट फूट के बना दी, इसमें थोड़ा डाउट भी था, तो मैंने किसी तरह बना दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा कि वैक्यूम में केवल रेडिएशन होता है, तो उन्होंने कहा कि और कौन कौन से टाइप के हीट ट्रांसफर होते हैं, बेसिक कौन से हैं। तो बेसिक एक्चुअली 2 ही होते हैं, एक कंडक्शन और एक रेडिएशन। कन्वेक्शन बेसिक नहीं होता, ये मैंने हीट ट्रांसफर में एनपीटीईएल में सुना था कि कन्वेक्शन बेसिक नहीं होता। तो इतना कहते वो एक बार उसलिए क्योंकि हम जनरली 3 टाइप के बेसिक बताते हैं, कन्वेक्शन को भी बेसिक ही बोलते हैं। उन्होंने कहा तुमने कन्वेक्शन क्यों नहीं बोला। मैंने कहा सर कन्वेक्शन एक्चुअली बेसिक नहीं है। उन्होंने कहा क्यों। मैंने कहा सर कन्वेक्शन एक्चुअली 2 है, एक तो एडवेक्शन है प्लस फ्लूइड फ्लो हो रहा है। मतलब होता क्या है यहाँ पे, जैसे ही कंडक्शन होना स्टार्ट हुआ ना, तो डेंसिटी डिफरेंस के कारण फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली वो है तो कंडक्शन ही, तो वो कंडक्शन प्लस फ्लूइड फ्लो वो है सर, तो इसलिए उसको हम बेसिक नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा वेरी गुड। तो उन्होंने बस एक सर ने कहा वेरी गुड, बाकियों ने कोई वो नहीं दिया। एक जो सर जो पहले कभी नहीं बोले थे वो एकदम से बोले वेरी गुड, वो शुरू से चुप थे। उन्होंने कहा वेरी गुड, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा सर थैंक यू सर। तो उन्होंने फिर कहा तो बेसिक मतलब 2 ही है। मैंने कहा यस सर। तो उसके बाद यहाँ पे हीट ट्रांसफर मेरा खत्म हो गया कुछ, मतलब हाँ हीट ट्रांसफर का ये लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन सोम से आया। उन्होंने कहा कि जो हम मतलब ये पाइप लगे होते हैं ना जिसमें हम पुशअप करते हैं, मतलब उसको पुशअप कहते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं। तो पुशअप तो शायद वो दूसरा होता है, लेकिन जो एक्सरसाइज करते हैं, लटकते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर लटकते हैं फिर नीचे आते हैं। तो उन्होंने कहा ये डिजाइन करना है और कैंटिलीवर है तुम इसको डिजाइन करो। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो जैसे मैंने कैंटिलीवर बीम बनाया, उन्होंने कहा चल कैंटिलीवर हटाते हैं, सिंपली सपोर्टेड है, और सिंपली सपोर्टेड है और एल लेंथ का है, और मतलब दोनों हाथों के बीच में भी उन्होंने डिस्टेंस दे दी, और उन्होंने कहा तुम्हें इसको डिजाइन करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने यही ठीक है, मैंने ड्रॉ किया, रिएक्शन निकाले, और टोटल लोड P/2 कर दिया। मैंने कहा सर मैं मान रहा हूँ कि दोनों में मतलब जो पर्सन है उसका वेट P है, तो P/2 दोनों जगह पे लोड आएगा, और SFD BMD बना दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बताओ कि अब इसको डिजाइन कर दोगे, सीधा डायमीटर निकाल दोगे। तो मैंने नहीं, उन्होंने कहा कि क्या लोड P ही रहेगा, मतलब मैक्स लोड P ही रहेगा। तो एक सर बोले कि मान लेते हैं बच्चे मेरा वेट 90 केजी है, तो मान लेते हैं कि 900 न्यूटन जो है मेरा, सॉरी मास 90 केजी, वेट जो है वो 900 न्यूटन है। उन्होंने सीधा ये कहा कि 900 न्यूटन जो है वेट है, मास 90 केजी है। तो अगर 900 न्यूटन वेट है तो क्या तुम 900 न्यूटन के हिसाब से ही डिजाइन करोगे। तो मैंने कहा सर नहीं 900 तो नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम उसको ऊपर खींचेंगे ना तब कुछ एक्सेलेरेशन आएगा ऊपर जाते टाइम, और वो 900 से कुछ ज्यादा हो जाएगा, और जैसे हम नीचे आते हैं उस टाइम 900 से कुछ कम हो जाएगा। तो जैसे मैंने कुछ वर्ड का यूज किया, उन्होंने कहा कुछ का मतलब कितना। तो मैंने कहा सर 100 से 200 न्यूटन लगभग। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने मुझे फंसाना शुरू कर दिया था, यहाँ पे मैं फंसना शुरू हो गया था। तो मेरे हिसाब से बाहर आने के बाद सोचा मैंने कि इसको डायनेमिक कंडीशन में भी डिजाइन किया जा सकता है। डायनेमिक कंडीशन
डिजाइन करें तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मैं वहां पे ये नहीं बोल पाया, मेरे दिमाग में नहीं आया डायनेमिक वाला, मैं डायनेमिक नहीं बोल पाया। तो मैंने कहा सर 1000 न्यूटन, तो वो बोले ठीक है तुम 1000 के हिसाब से डिजाइन कर दो। मैंने कहा सर मान लेते, उन्होंने कहा ठीक है तुमने 100 से 200 बताया, हम मान लेते हैं कि मैक्स से 100 चला जाता है। एक्चुअली मैंने मिनिमम वाला तो मैं बोल ही नहीं पाया, अगर उस टाइम हम मिनिमम बोल लेता ना कि जब नीचे आएंगे तब 900 से कम हो जाएगा, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली डायनेमिक आ जाता कि वहां पे कुछ एम्पलीट्यूड आ रहा है, डायनेमिक लोडिंग कंडीशन है, तो हम सोल्डरबर्ग से इसको डिजाइन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर यही रहेगा, बेस्ट आंसर, कि हम इसको सोल्डरबर्ग से डिजाइन करें तो ठीक रहेगा। लेकिन वहां पे मेरे बात ये दिमाग में नहीं आई, मैंने कहा सर 1000 के हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो तुम 100 न्यूटन एक्स्ट्रा ले रहे हो, मान लेते कि वो 1000 तक ही जाता है, तो अब तुम बताओ तुम 1000 के हिसाब से डिजाइन कर रहे हो तो क्या तुम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोगे? तो मैंने कहा हाँ सर 1000 के हिसाब से डिजाइन करेंगे तो भी कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेंगे। तो उन्होंने कहा तुमने मैक्स लोड तो ले लिया, अब तुम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों ले रहे हो? तो मैंने कहा सर मटेरियल पे भी तो डिपेंड करता है, उसकी सरफेस फिनिश कैसी है, वो इनसाइड कैसा है, तो इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो रखेंगे। तो उन्होंने कहा अब तुम्हारे पास दो केस है कि एक तो तुम 1000 के हिसाब से डिजाइन कर रहे हो और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हो, एक 900 के हिसाब से डिजाइन कर रहे हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले रहे हो, किसमें ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखेंगे? तो दिख रहा है सीधा सा 900 वाले में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो तुम ये 100 न्यूटन की बात कर रहे हो, इस 100 न्यूटन को फैक्टर ऑफ सेफ्टी में लेने का मतलब क्या है? तो ये चीज मुझे समझ ही नहीं आई। तो मैंने कहा सर 100 न्यूटन अगर कम रहेगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रहेगा। उन्होंने कहा नहीं बच्चे तुम मेरी बात पकड़ नहीं पा रहे हो, एक्चुअली मुझे वो बात समझ ही नहीं आई वो क्या कहना क्या चाहते थे कि जो एक्स्ट्रा वेट है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी में लेने का मतलब क्या होता है। पता नहीं वो क्या सुनना चाह रहे थे, क्योंकि जनरली कहते हैं वो स्पेसिफिक वर्ड सुनना चाहते हैं, वो मेरे दिमाग में नहीं आया और इस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाया। तो यहाँ पे मैं उलझ गया। तो वो बोले चलो बच्चे कोई बात नहीं इसको स्किप करते हैं। ये एक क्वेश्चन था जिसमें मैं अच्छा खासा उलझा था, यहाँ उन्होंने मुझे काफी परेशान किया, मैं नहीं बता पाया। नॉर्मली वो फिर भी आपने काफी अच्छा आंसर दिया इसमें, काफी अच्छा आंसर दिया। हाँ अप्रोच तो किया, लेकिन मतलब बाद में बाहर आने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं डायनेमिक बोलता तो ये बेस्ट आंसर होता, लेकिन मैं डायनेमिक यहाँ पे नहीं बोल पाया और तो इस क्वेश्चन में मैं उलझ गया। इसी क्वेश्चन के कारण बाहर आने के बाद मुझे टेंशन हुई कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बीच वाला फ्लूइड भूल गया मैं कि फ्लूइड में क्या पूछा भूल गया, जो नहीं बता पाया वही दिमाग में था कि यार अब तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन पापा को फोन, मैं ये चीज बाद में बताऊंगा। तो हाँ इसके बाद आरईसी पे आते हैं। आरईसी में एक क्वेश्चन पूछा गया, कुछ खास नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा आरईसी में कि जब उन्होंने दो जगह को कंपेयर करवाया, एक तो राजस्थान को और एक मुंबई को, कहा कि दोनों के वेदर कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है। आरईसी का क्वेश्चन है, आरईसी स्टार्ट होते ही। तो मैंने वो एक्सप्लेन किया कि सर यहाँ पे ह्यूमिडिटी जाता है तो क्यों ज्यादा है, वहां पे क्यों कम है। तो फिर उन्होंने कहा कि दो बंदे रेस लगा रहे हैं, एक तो राजस्थान में लगा रहा है और एक लगा रहा है मुंबई में। उन्होंने मुझे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों जगह की बता दी। वहां पे डेफिनेटली राजस्थान में ह्यूमिडिटी बहुत कम रहेगी, 5 जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो 20% के आसपास रहेगा, टेम्परेचर 45 मान लिया वहां पे, और वहां पे टेम्परेचर मुंबई में हमने 30 मान लिया और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% मान ली। तो उन्होंने कहा कि पहले बताओ पसीना कहाँ पे ज्यादा आएगा, और फिर उन्होंने कहा कि राजस्थान में ज्यादा। मेरे हिसाब, मैंने जवाब दिया सर राजस्थान में ज्यादा आएगा। उन्होंने कहा क्यों? तो बोले टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए ज्यादा आएगा या रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण ज्यादा आएगा। तो मैंने कहा सर टेम्परेचर के हिसाब से जो वहां पे वेपर प्रेशर होना चाहिए ना, उस हिसाब से ही वहां पे इवेपोरेशन होगा शरीर से, मतलब उतना ही पसीना उसी हिसाब से वो होगा। तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे उन्होंने कहा सर तुम इस क्वेश्चन को छोड़ो, तुम ये बताओ कि मैंने बीच में एक वर्ड बोल दिया था कि सर जब पसीना आने के बाद जब वो सूखता है तब हमें ठंड लगती है, मैंने ये वर्ड बोला। तो उन्होंने कहा कि क्यों लगती है, मतलब पसीना आने के बाद भी तुम्हें ठंडा महसूस हो रहा है? मैंने कहा यस सर। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब एक तो जब पसीना इवेपोरेट होता है ना तो वो दो जगह से हीट लेता है, एक तो सराउंडिंग से और एक जो ऑलरेडी पसीना जो हमें आया हुआ है वहां से। तो वो जब वो उससे हीट लेता है तो उसके कारण उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए हमें ठंडा फील होता है। तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि तुमने घड़ा देखा है जो हम नॉर्मली रखते हैं, तो वो होता है गांव में सबके पास होता है। मैंने कहा यस सर देखा है। तो उस घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है? और कुछ समय बाद वो ठंड, मतलब स्टार्टिंग में जब रखते हैं 3-4 महीने वो उसमें वो अच्छा ठंडा रखता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से कम ही रहता है उसमें, तो वो क्यों होता है? और वो घड़ा मुंबई में काम क्यों नहीं कर रहा? तो ये सारी चीजें नॉर्मल चीजें उन्होंने पूछी। तो हो गया, ये सब पढ़ा हुआ था तो मैंने जवाब दे दिया। तो उसके बाद हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है बच्चे हो गया। लेकिन फिर उन्होंने मेरे से एक चीज दोबारा पूछी। एक क्वेश्चन है जो जिसका भी जवाब उसका भी मैं नहीं दे पाया। उन्होंने कहा तुमने जो सोम में क्वेश्चन किया था ना उस पर दोबारा आ जाओ। मैंने सोम वाला हटा दिया था। उसके बाद एक सर ने कहा दोबारा आ जाओ। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उस क्वेश्चन में एसएफडी बीएमडी तो बना दिया, मतलब बना हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है।
जो दोनों हमारे हाथ है ना, उन हाथों के बीच में शियर फोर्स 0 रहेगा और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहेगा। जब एसएफडी बीएमडी बनाते हैं तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट आता है और शियर फोर्स 0 आता है। तो सवाल ये था, इस क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा सवाल है ये, इसका जवाब मुझे नहीं मिला है अभी तक। पहला तो एसएफडी से रिलेटेड सवाल था। उन्होंने कहा तुम जब एसएफडी बना रहे हो तो जिस पॉइंट पे P/2 लग रहा है, मैं एसएफडी मतलब एसएफडी बना, चलो मैं बना के दिखा देता हूँ एसएफडी, कि हमारा एसएफडी कुछ ऐसा रहने वाला है। ये प्लस में P/2, ये हमारा यहाँ पे पहला लोड लग रहा है, यहाँ पे दूसरा लोड लगा और ये हमारी रिएक्शन हो गई, यहाँ पे रिएक्शन आ गया और यहाँ पे रिएक्शन आ गया। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ से P/2 से P पे आ गए, पहले तो ये बताओ कि ये कॉन्टिन्यूअस है या डॉटेड है। पहला तो उन्होंने ये कहा। मैंने कहा सर कॉन्टिन्यूअस है, मतलब सॉलिड लाइन है। उन्होंने कहा सॉलिड लाइन है, तो मैंने कहा सर सॉलिड है। तो एग्जैक्टली वर्टिकल है या कुछ एंगल पे है? तो मैंने कहा सर एग्जैक्टली वर्टिकल है। बोला अपने सवाल ध्यान से सोचना तुम क्या बोल रहे हो। मैंने कहा सर एग्जैक्टली वर्टिकल है, बुक्स में हमने सॉलिड ही पढ़ा होता है और एग्जैक्टली वर्टिकल ही पढ़ा होता है, तो मैंने वही बोल दिया। तो बोले एक बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ये बताओ कि शियर फोर्स यहाँ पे P/2 है और यहाँ पे 0 है, किसके हिसाब से डिजाइन करोगे? तो डेफिनेटली P/2 के हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो अब वो बोले तो ठीक है, डिजाइन तो P/2 के हिसाब से करेंगे, तो अब तुम मुझे यह बता दो यहाँ पे शियर फोर्स क्या रहेगा। तो मैंने कहा सर P/2। तो बोले डायग्राम से बच्चे ध्यान में से देखो, तुमने कहा वर्टिकल लाइन है, उसी पॉइंट पे तुम शियर फोर्स P/2 दिखा रहे हो और उसी पॉइंट पे ही तुम शियर फोर्स 0 दिखा रहे हो। तो पॉइंट पे दो शियर फोर्स कैसे आ गए? और तुमने अभी कहा था कि लाइन भी कंटिन्यूअस है, लाइन एग्जैक्टली वर्टिकल है, और अगर एग्जैक्टली वर्टिकल है तो एक पॉइंट पे दो शियर फोर्स कैसे आ गई? ऐसा सवाल सर मैंने ना तो कभी पढ़ा, ना कभी सुना, ना कोई इंटरव्यू में देखा, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं था, मैं नहीं दे पाया। बाद में कुछ दोस्तों से पूछा तो वो कुछ कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आया वो, ना मुझे इसका जवाब पता। अगर मतलब किसी को मिले तो अच्छी बात है, मुझे नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि लिमिट पढ़ा है क्या, मतलब हम जो लिमिट पढ़ते हैं मैथ्स में 12th 11th में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा यस सर। तो बोले लिमिट में जब जब कॉन्टिन्यूस होता है तब क्या होता है? तो लिमिट में जब ग्राफ कॉन्टिन्यूस होता है तो जो 0 प्लस है वही वैल्यू 0 माइनस पे होती है और वही वैल्यू 0 पे होती है। तीनों वैल्यू जब सेम होती है तभी ग्राफ कॉन्टिन्यूस होता है। तो अब मैंने स्टार्टिंग में इस ग्राफ को कॉन्टिन्यूस भी बोल दिया। अब यहाँ पे 0 प्लस और 0 माइनस पे तो वैल्यू सेम नहीं आ रही, दिख रहा है, तो इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ उलझा दिया। तो अब मेरे पास इसका जवाब था ही नहीं। तो फिर बोले मुझे लगा कहीं कॉन्टिन्यूस ना हो। अब सर ग्राफ हमने बुक्स में तो कॉन्टिन्यूस ही पढ़ा है और वर्टिकल ही देखा है, अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो फिर वही बात है। अब लिमिट में एक तरफ P मतलब P/2 आ रहा है, 0 माइनस में तो, और 0 प्लस पे P आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मेरे पास सेटिस्फैक्टरी इस पे आंसर अभी भी नहीं है। एक्चुअली मैं भी इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ मैं चाहता हूँ जो भी लोग इसको देखेंगे वो लोग खुद इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, यस। अच्छा, इसमें थोड़ा उलझा मैं, मतलब वहां उलझ गया, मेरे पास इससे आगे जवाब नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो तुमने स्टार्टिंग वाली बीम है, मतलब जिस पोर्शन में शियर फोर्स 0 है, वहां पे नीचे जब हम बीएमडी बनाते हैं तो आपको सबको पता है कि जब शियर फोर्स 0 रहता है तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहता है। तो उन्होंने कहा कि जहां पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है ना, उस कर्व का कर्वेचर क्या होगा, मतलब जो ओरिजिनल हमारी बीम थी, सिंपली सपोर्टेड बीम थी, उसका हमें कर्वेचर बताना है। तो दोनों साइड तो जहां पे मतलब शियर फोर्स है वहां पे बेंडिंग मोमेंट लीनियरली वेरी कर रहा है। बेंडिंग मोमेंट अगर लीनियरली वेरी करे, हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा है, मैकुले पढ़ा है, तो वहां पे क्या दिखाते हैं कि वहां पे क्या होता है, बेसिक इक्वेशन होती है कि EI इज इक्वल टू d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट। जब बेंडिंग मोमेंट x में वेरी करता है तो डिफ्लेक्शन x क्यूब में वेरी करता है और स्लोप x स्क्वायर में वेरी करती है, हम सब ये जानते हैं। तो वहां तो मैंने x क्यूब बता दिया। अब जो बीच वाला क्रॉस सेक्शन है जहां पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, उन्होंने कहा बीच वाले क्रॉस सेक्शन पे आओ, तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, तो वो बोले कि ये बताओ यहाँ पे जो आपका वो होने वाला कर्वेचर होने वाला है वो कैसा होगा। तो अब देखो, हमने पढ़ा है कि जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहता है ना तो कर्वेचर सर्कुलर होता है। सर्कुलर कैसे होता है कि हम बेसिक इक्वेशन जो पढ़ते हैं ना, मैं लिख नहीं रहा, m/i इज इक्वल्स टू E/r। यहां से अगर r की वैल्यू निकालूं तो r कांस्टेंट आएगी और r कांस्टेंट सर्कल के लिए होती है। तो मैंने कहा सर सर्कुलर होगा, तो वो बोले ठीक है हम मान लेते हैं सर्कुलर है। तो बोले अब तुम दोबारा डबल इंटीग्रेशन मेथड लगाओ, तो मैंने लगाया वहां पे, तो डबल इंटीग्रेशन में सीधा सा दिख रहा है EI इंटू d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू m। उन्होंने कहा एक बार इंटीग्रेट करो तो mx आ गया, दो बार इंटीग्रेट करो तो mx स्क्वायर बाई 2
अब ध्यान से सुना, मैं फाइनल बता रहा हूँ कि क्या होगा। ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्र बाई 2 प्लस C1x प्लस C2। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन पैराबोला की है, इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस एक्स, ये इक्वेशन पैराबोला की है। और उन्होंने जैसे मैंने लिखा, उन्होंने कहा तुम सर्कल की इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो वो होती है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू सी स्क्र। मतलब ये है कि एक्स का स्क्वायर भी आता है और वाई का स्क्वायर भी आता है, लेकिन यहाँ पे तो तुमने वाई कर दिया और एक्स का स्क्वायर कर दिया, तो ये तो पैराबोला हो गया। हम फिर फंस गया कि अब क्या जवाब दूं। ये भी सवाल मैंने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं। तो वैसे तो ये वाई डिफ्लेक्शन है, और लेकिन फिर भी मतलब क्या है, फाइनली उन्होंने कहा तुम किसी भी तरीके से हमें सर्कल की इक्वेशन बना के दिखा दो, वो मैं नहीं बना पाया। तो ये नहीं हो पाया, मतलब यहाँ पे भी पैराबोला और सर्कल में उलझ के रह गया, तो नहीं हो पाया। तो ये लास्ट में एक्चुअली यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगा, मेरा इंटरव्यू इस टाइम तक 1 घंटा 20 मिनट क्रॉस हो चुका था। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में वो, क्योंकि जल्दी हो जा रहा था, फिर भी मतलब अब आंसर मिल नहीं रहा, तो मैं चुप बैठा हूँ, तो कोई जवाब मतलब फिर तो अगला सवाल आ जाता है, तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाया। अगर किसी को मिले तो अच्छी बात है। वहां पे सर्कुलर दिखा रहा है, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पैराबोला आ रहा है। अब इंटीग्रेट में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, कुछ एजम्पशन हो, तो ये चीज अगर दोबारा कहीं पे अच्छी कोई बुक पढ़ो तो शायद इसका सोल्यूशन मिल जाए। और जब भी कोई आगे इंटरव्यू देने जाए तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर ढूंढ के जाना। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है बच्चे अब तुम चले जाओ, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे जाने नहीं दिया। मतलब मैं चलने लगा तो एक सर फिर बोल पड़े कि एक सवाल मैं भी पूछ लूं। मैंने कहा सर पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुमने कभी कुएं से पानी खींचा है? तो मैंने कहा यस सर। तो बोले जब कुएं पे जब रस्सी लगी होती है, मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, शायद दिख जाए, कुछ दिख जाए, ये पुली है, मतलब मैं वैसे ही बता देता हूँ अगर नहीं दिख रहा। समझ में आ गया, आप जैसा बोल रहे हो ना उससे समझ में आ रहा है। पुली, हाँ पुली के अंदर मतलब कुएं के अंदर रस्सी है और नीचे बाल्टी है। तो उन्होंने कहा कि पुली के साथ कितने एंगल पे मैं खींचूं कि मुझे मिनिमम एफर्ट लगाना पड़े। तो अब एक बात ध्यान रखना, अगर फ्रिक्शन लेके चलते हैं और पुली के ऊपर स्लाइड, मतलब पुली रोटेट नहीं कर रही, स्लाइड कर रही है उसके ऊपर रस्सी, तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन सोल्व करना। क्यों? क्योंकि T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा, जितना थीटा कम उतना कम टेंशन रहेगा, उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सवाल में कुछ दम ही नहीं है, हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जैसे मैं ये कुछ बोलने लगा, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ आइडियल है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, और अब बताओ कि कहाँ पे तुम एंगल रखोगे कि मिनिमम लोड लगाना पड़ेगा। मैं इस पे कुछ कंपोनेंट लेके सोच ही रहा था, इतने में सर ने कहा कि बच्चे हो गया, रहने दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि तो तब तक टाइम काफी हो चुका था। तो इसके अलावा बीच में एक आधा उन्होंने मुझसे कन्वेक्सिटी कॉन्केविटी भी क्वेश्चन पूछे थे, तो मतलब वो भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो वो मुझे ध्यान नहीं रहे बताने। तो ये आखिरी क्वेश्चन यही था पुली वाला, जिसका मतलब उन्होंने पूरा फाइनल में तो जवाब देने ही नहीं दिया, मतलब फ्रिक्शनलेस वाले केस में तो जवाब देने ही नहीं दिया। जब फ्रिक्शन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइडिंग भी है, स्लाइड भी हो रहा, फ्रिक्शन भी है, तो आसान है। लेकिन जब फ्रिक्शन लेस है तब हम किस एंगल पे रखें कि लोड आपको जो एफर्ट मिनिमम लगाना पड़े, तो इसका जवाब मुझे नहीं मिला। और अब उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं, इसको छोड़ ही दिया। तो हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो बाहर आके देखा तब तक टाइम बहुत ज्यादा हो चुका था, 1 घंटे 40 मिनट हो चुके थे, 39 मिनट हो चुके थे सर। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए और काफी नए नए क्वेश्चन पूछे गए। यस सर। और आपने जो आंसर दिया वो भी काफी अच्छा दिया, मतलब कुछ आंसर्स में तो आपने पूरा मतलब जस्टिफाई किया, मतलब वो मुझे लगता है कि वो सेटिस्फाई थे उस आंसर से। और हाँ, कहीं कहीं थोड़ी बहुत मतलब आपने एटलीस्ट अप्रोच तो किया है, कहीं मतलब बीच बीच में कहीं जगह आप अटक गए कुछ जगह पे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपके इंटरव्यू से ऐसा लगता था कि आपको सिलेक्शन पक्का। यस सर। मैंने तो मेरे दिमाग में सोम घूम रहा था कि सोम के जवाब नहीं दे पाया, सिलेक्शन नहीं होगा, बस यही दिमाग में था, इसलिए मैं पहले इंटरव्यू नहीं दे रहा था। आपने कहा कि टेंशन मत ले, हो जाएगा तेरा, लेकिन बस वो डर था कि शायद नहीं होगा। नहीं, डर तो रहता ही है, जाहिर सी बात है, डर तो होता ही है, लेकिन चलो देर आए रिजल्ट पर दुरुस्त आए। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फाइनली चलो हो गया सिलेक्शन, तो अब तो कुछ नहीं है, अब तो रिलैक्स है लाइफ, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, अगर मैं आपका जो एक्सपीरियंस है उसको सम अप करना चाहूँ, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से एस्पिरेंट्स को एक शॉर्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड, कि इंटरव्यू में ऐसा क्या किया जाए प्रिपरेशन की उनका इंटरव्यू क्रैक हो जाए? यस सर, पहला तो मैं ये बता दूं,
इंटरव्यू के बारे में कुछ अफवाहें होती है। अफवाहें क्या कि 6 पैनल है, सबकी अप्रोच अलग अलग रहेगी, तो कहीं हमारे साथ अनफेयर ना हो जाए, ऐसा नहीं होता। मेरे वाले में 100 में टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, मुझे लग रहा था नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो गया। मुझे लगा कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब क्वेश्चन सोम के थोड़े अजीब ही थे, आप देख रहे हो कि अजीब ही क्वेश्चन थे, नॉर्मल नहीं थे सोम के, बाकी तो चलो ठीक है, क्योंकि ठीक है, लेकिन सोम में मुश्किल ही थे। तो ये बात कभी मत लेके जाना कि अलग अलग बैच, वो अलग अलग पैनल है तो उनकी अप्रोच अलग अलग रहेगी तो हमारे साथ अनफेयर ना हो जाए, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बाद जो बच्चा इंटरव्यू देने गया था उसका भी सिलेक्शन हुआ है मेरे वाले ही उससे, और उससे भी वाहियात क्वेश्चन ही पूछे गए थे। उसका थर्मोडायनेमिक्स उसका बहुत बढ़िया गया, जिस प्रकार मेरा फ्लूइड बढ़िया गया उसका थर्मोडायनेमिक्स बढ़िया गया। उसके बाद उससे भी वाहियात क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन हो गया। मैं उस बंदे को पहले से अच्छे तरीके से जानता था कि वो बढ़िया बंदा है, उसका मतलब हो गया सिलेक्शन। तो ये बातें कभी मत सोचना कि तुम्हारे साथ अनफेयर होगा, ऐसा कभी नहीं होता। ना पैनल पे डिपेंड करता, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, तुम्हारी तैयारी कैसी है उस पर डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। अगर तुम्हारा लेवल है तो टाइम लंबा खींचेगा, इंटरव्यू कंफर्म है। अगर तुम्हारा इंटरव्यू लंबा करता है तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 1 आवर क्रॉस करता है तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेसिक से चलेंगे, अगर तुम्हें आता है तो ऊपर तक जाएगा, अगर नहीं आता तो वो वहीं रोक देंगे, ये बात भी सही है। नंबर 3, तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए सबसे पहले क्लास नोट्स से शुरुआत करनी है। क्लास नोट्स का मतलब ये नहीं है कि तुम कोचिंग वाले हो, अगर तुम्हारे पास तुम कोचिंग वाले नहीं हो तो भी कहीं से तुमने कुछ तो अवेलेबल होगा। सीधी बुक्स मत पढ़ना, ऐसा मुझे लगता है कि सीधी बुक पढ़ने से दिक्कत आती है बहुत ज्यादा, इसलिए सीधी बुक अप्रोच मत करना। पहले जहां पे भी तुमने कहीं से अगर मान लो कोचिंग ले रखी है या फिर कहीं से तुमने नोट्स खरीद रखे हैं तो उस नोट्स को पढ़ो, वहां पे तुम्हारे काफी सारे डाउट और बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ कुछ बनेंगे। लेकिन तुम्हें हर हाल में बुक पढ़नी ही पड़ेगी, टाइम निकाल के हर हाल में बुक पढ़नी है। और बुक रिकमेंडेशन की अगर बात आती है तो मैं फिर भी सेंजल का ही नाम लूंगा, हीट ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए सेंजल और सोम के लिए टीमोशेंको, ये 3 ही बुक पढ़ूंगा। और रही बात आरएसी की तो आरएसी के लिए तुम वही अपनी सीपी अरोड़ा से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बुक है। थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी सेंजल ही ठीक रहती है। तुम पीके नाग भी पढ़ सकते हो, पीके नाग भी अच्छी है, मैंने पीके नाग पढ़ी है, पीके नाग भी ठीक है, तुम्हारा काम चल जाएगा, ये है। तो तुम्हें बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी। बार्क का इंटरव्यू नोट से कभी भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि वहां पे वो फॉर्मूला नहीं पूछते तुमसे, ये ध्यान रखना। बार्क के इंटरव्यू में ये नहीं पूछेंगे पास्कल क्या है और उसके बाद फ्लूइड खत्म हो गया, नहीं। बार्क के इंटरव्यू में तुमसे चीजें बेसिक पूछेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने मुझे बर्नौली और कंटिन्यूटी में उलझा दिया, या बर्नौली गलत या कंटिन्यूटी गलत, और हम तो बर्नौली को तो कुछ मानते ही नहीं कि बर्नौली तो कुछ है ही नहीं, कंटिन्यूटी कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने वहां वो बेसिक में ही रहेंगे। लेकिन बस तुम्हें, अगर तुमने थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना, तो उससे थोड़ी अप्रोच बनती है। हाँ, अच्छा, कोई इसके अलावा अगर नेपटेल के लेक्चर, एनपीटीएल के लेक्चर देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। खासकर फ्लूइड और ट्रांसफर के तो देख ही जाना, और थर्मो के भी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगेंगे। 15 दिन में अगर तुम हर रोज 10-10 घंटे देते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब 10 घंटे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे अगर तुम बीआरसी के लिए तैयारी कर रहे हो, 2-2 घंटे से कुछ नहीं होने वाला, ये भी है। और इसके अलावा थोड़ा सा डिस्कशन करते रहना, थोड़ी सी बोलने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कुछ मैंने ऐसे भी बंदे देखे हैं कि आता है लेकिन बोल नहीं पाते। इसरो में तो स्पेशली बोलने पे ही होता है, इसरो वाला तो और भी है। तो यहाँ पे भी तुम बोलने की अगर तुम्हारी आदत है तो काम चल जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना, अपने आप के साथ बोलना या किसी दोस्त के साथ ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बोलना, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, उसको चीजें समझाना। हाँ, लैंग्वेज का बीआरसी में कोई मतलब नहीं है, तुम हिंदी बोलो, संस्कृत बोलो, पंजाबी बोलो, हरियाणवी बोलो, गुजराती, तमिल, कुछ भी बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट है, सिलेक्शन पक्का है, और इसमें कोई ऐसा नहीं होता जैसे गेट में लक मैटर करता है, यहाँ लक वक कुछ भी मैटर नहीं करता। तैयारी है, सिलेक्शन है, तैयारी नहीं है, रिजेक्शन होगा, कंफर्म होगा, तुम्हें वो सिलेक्ट नहीं करेंगे अगर तैयारी नहीं है तो। ये सीधी सी बात है, यहाँ केवल और केवल हार्ड वर्क मैटर करेगा। ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है आपने। और मुझे लगता है कि आपने जो भी कुछ बताया है, ठीक है, अगर इसको एस्पिरेंट्स स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो वो आपके जैसे ही बहुत सारे एग्जाम भी क्रैक करेंगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल। तो अगेन, और एक बात और ऐड करना चाहूंगा सर कि गेट रैंक के ऊपर डिपेंड मत करना कि तुम्हारा गेट रैंक खराब है। मेरा गेट रैंक 1000 से ऊपर था एक बार, इस बार 1400 समथिंग, लास्ट ईयर 1600 समथिंग। और जो बच्चे सिलेक्ट हुए मेरे, जिनसे भी मेरी बात हो पाई है, उन सबका गेट रैंक खराब है। और जिन बच्चों से मेरी बात हुई जिनका गेट रैंक अंडर 200 था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ।
इवन एक बच्चे की तो अंडर 50 थी, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मे बी उससे बात हुई, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ बीआरसी में। तो ये मत सोचना कि तुम्हारे अंडर 50 वाले के साथ कंपटीशन हो रहा है तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात मत सोचना। क्योंकि गेट रैंक तुम्हारा ये डिसाइड नहीं करता कि तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट कितना है, क्योंकि गेट में हो जाती तुम्हारे साथ गड़बड़, मेरे साथ भी हो गई थी। तो अगर बीआरसी क्लियर किया तो डेफिनेटली कुछ थोड़ा बहुत तो आता है। तो गेट रैंक के ऊपर डिपेंड मत करना कि कोई बंदा गेट के थ्रू जा रहा है, उसका अंडर 50 रैंक है, मेरा नहीं हो पाएगा, ये बातें दिमाग में मत लाना। मतलब अगर मेरा हो सकता है 1000 से भी ऊपर रैंक है, और मैं बहुत सारे ऐसे 5-6 बंदों को जानता हूँ जिनका 1000 से भी खराब रैंक है, लेकिन उसके बावजूद वो इस साल बीआरसी में सिलेक्ट हुए हैं। तो कोई भी हो सकता है, इवन 4000 5000 रैंक वाला भी हो सकता है सिलेक्ट। पेपर खराब हो जाता है गेट पे, इसलिए इतना वो मत सोचना कि गेट बढ़िया नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ, ये मत सोचना कभी भी। नहीं, इसीलिए तो बीआरसी का इंटरव्यू काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आपका सिलेक्शन पक्का। यस सर, पक्का, बिल्कुल 100% पक्का, बिल्कुल सर। गेट में तो चलो आपका लक के ऊपर डिपेंड हो गया कि मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन आ गए, कुछ मतलब एग्जाम के टाइम कुछ याद नहीं आया, कुछ ये हो गया, लेकिन वहां पे तो ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। वहां पे अगर आपके दिमाग में कुछ है तो वो आप बता ही दोगे, अगर नहीं है तो आप फिर ब्लैंक रहोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके ओके, यस सर, ये अच्छी बात है बीआरसी की। यस सर। तो अगेन यार वेरी वेरी थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। ठीक है, थैंक यू सर। नहीं सर, आपने टाइम दिया है सर, अच्छी बात तो ये है सर, आपने मुझे टाइम दिया, मतलब मेरे से क्वेश्चन पूछे, मुझे खुशी हो रही है कि आपने टाइम दिया सर, इसलिए थैंक यू आपका भी सर। तो नहीं ये बहुत जरूरी था यार, क्योंकि आने वाले एस्पिरेंट्स को एटलीस्ट पता चलना चाहिए। ज्यादातर लोग का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस। ठीक है, यस सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो और सर यूट्यूब पे केवल एक ही चैनल है जिसपे पूरी गाइडेंस आपको बीआरसी के लिए मिल जाएगी, और वो है मैकेनिकल पेंटोमैथ सर। यहीं पे आपको सारे लेक्चर मैंने यहीं से देखे, 20-22 जितने भी बीआरसी के थे। तो आप मेरे हिसाब से ये बेस्ट, और सभी एक जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे क्योरा पे एक मिलता है, 4 नहीं मिलते, वो बकवास की चीजें होती है, कुछ मिलता है, कुछ और चीजें लिख रखी है उसने। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सारी की सारी चीजें बीआरसी और इसरो से रिलेटेड आपके यूट्यूब चैनल पे सर मिल जाती है सर, सारी चीजें एक जगह। तो मैं स्पेशली सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि हाँ, आपने हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचा लिया, सारी चीजें एक ही जगह में मिल गई सर। ये आप ऐसा बोल रहे हैं यार, मतलब इट्स माय प्लेजर। ठीक है, और यस सर, और ये असल में था ही इसीलिए, मतलब अभी मैं और इसको अच्छे से और ऑर्गेनाइज वे में करूंगा। अभी और सारी चीजें ऐड होंगी, जैसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, और फिर इन फ्यूचर कुछ एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस हो गई या कुछ और चीजें हो गई, तो फिर से आपको मैं इनवाइट करूंगा, ताकि फिर से आप अपना कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ सजेशंस है, ठीक है, वो आप मतलब स्टूडेंट्स को बताएं। एंड thank you very much Ashok, and yes sir, best of luck for your bright future. Okay, yes sir, so thank you sir, bye, आपका भी बहुत बहुत take धन्यवाद care. सर। ओके सर, थैंक यू सर।